Good morning, class 8. I am to start the revision of chapter 1, the Indian Constitution of Civics. In this chapter, you have read these points: what is Constitution, importance of Constitution, India's Constitution, working of Constitution, the preamble, need for laws, and laws and dissent. This is the word meaning of this chapter, and this is the first point and second point. So first, constitution means what? Constitution is a set of rules according to which government of a country runs. Constitution रूल्स का एक सेट होता है जिसके द्वारा किसी देश के सरकार को चलाई जाती है, चलती है. एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या इंपॉर्टेंस है इसका? ये कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को बनाने में एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करने में हेल्प करता है. गवर्नमेंट मनमानी तरीके से किसी एक व्यक्ति से या किसी पावरफुल ग्रुप से ना चले, इसका भी ध्यान ये रखती है. साथ ही साथ ये गवर्नमेंट के पावर और पीपल के राइट को एक्सप्लेन करती है. एंड ये क्या करती है? सारे पावर्स को इंश्योर करती है ताकि उसका मिसयूज ना हो सके. एंड लास्ट, ये हर एक सिटीजन्स के राइट को सुरक्षित रखती है. अब थोड़ा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी जान ले. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को. एंड ये बना कैसे? ये एक नकल है, मान के चलो, क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दूसरे कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करके केयरफुली एंड उनके आइडियाज़ को बोरोड किया गया. एंड इसी के तहत क्या हुआ? हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन समय के मांग के अनुसार बदलता रहता है. तो जो बदलने का जो प्रोसेस है उसी को कहा जाता है अमेंडमेंट. उसके बाद अमेंडमेंट में होता क्या है? जब बदलाव होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो नए स्टेट का निर्माण होता है, नए टर्म्स को प्रियम्बल में जोड़ा जाता है एंड फंडामेंटल राइट्स जो है लोगों का ज़रूरत के साथ वो भी बदलती है. तो यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो कैसे बना. कॉन्स्टिट्यूशन बनने का सबसे पहला मीटिंग लगा था 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसकी मीटिंग बैठी थी इस दिन. और इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हेड थे यानी प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. और इसी असेंबली ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई. ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब लिखने वाला ग्रुप. और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर. और ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो ड्राफ्ट किया गया, ये फरवरी 1948 में तैयार हो गया. ड्राफ्ट तैयार हुआ, रेडी हुआ. और फिर क्या किया गया? 4 नवंबर 1948 को ही जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे सबकी सहमति ली गई और फिर सब लोगों ने इस पे साइन भी किया नवंबर 26, 1949 को. यानी उस दिन इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया, लेकिन इसे लागू की गई 26 जनवरी 1950 को. और जब 50 हुआ तो को लागू हुआ तो इसमें एक प्रिम्बल से इसके बारे में पता चलता है. ये प्रिम्बल से ही इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चलता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं. और यह उसी इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी फॉर्म है. अब उसी प्रिम्बल में कुछ ऐसे शब्द यूज़ किए गए जो नया था इंडिया के लिए, इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए. तो ये शब्द ये आप जो देख रहे हैं वो है सॉवरेन है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम, फेडरेशन एंड फ्रेटर्निटी. हर चीज़ का मतलब को हमने शॉर्ट में डिटेल एक्सप्लेन भी किया था. सॉवरेनिटी मतलब होता है संप्रभुता, मतलब किसी क्षेत्र में शासन करने का अधिकार. सोशलिस्ट मतलब समाजवादी. सेकुलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष. डेमोक्रेटिक आप जान रहे हैं प्रजातांत्रिक. रिपब्लिक भी सेम चीज़ है, जहाँ लोगों के द्वारा चुना गया शासक शासन करता हो. जस्टिस न्याय. लिबर्टी मतलब लिबरल मतलब कह सकते हो आप फ्री, हर चीज़ में आज़ादी. इक्वलिटी समानता. फ्रीडम आज़ादी. फेडरेशन गवर्नमेंट का फॉर्म स्टेट लेवल और सेंटर लेवल पे. और फ्रेटर्निटी मीन्स होता है भाईचारा. अब यहाँ पे देख रहे हैं आप नीड फॉर लॉज. लॉज का आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? तो यहाँ पे हमने लिखा क्यों पड़ता है. हमारे काम सही से हो इसलिए, लोग सबकी भलाई हो इसलिए, एंड
सब में गुड हैबिट्स का डेवलपमेंट हो, इसलिए भी ज़रूरत पड़ती है, और हमारे रिसोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से यूज हो, इसलिए भी लॉज का ज़रूरत पड़ता है। तो ये सारे लॉज जो इससे रिलेटेड बनते हैं इन्हें गुड लॉज कहा जाता है, जिससे लोगों के फ़ायदे होते हैं। बट कुछ ऐसे भी लॉज होते हैं जिससे गवर्नमेंट का फ़ायदा होता है बट लोगों का नुकसान होता है, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है बैड लॉज। और इस बैड लॉज के अगेंस्ट में लोग आवाज़ उठाते हैं, उसको कहा जाता है डिसेंट, यानी असहमति कह सकते हो। एंड डिसेंट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था साल्ट लॉ, ब्रिटिश समय के समय में। इसमें हमने बताया था कि साल्ट लॉ के बाद से ही स्टार्ट हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में। आप जानोगे इसके बारे में विस्तार में आगे के क्लास चैप्टर में। और ये स्टार्ट किया था गांधी जी ने अपने आश्रम साबरमती से पैदल यात्रा की दांडी तक, जो कि अहमदाबाद में था। और इसमें उन्होंने साल्ट लॉ को भंग किया, यानी साल्ट जो बनाने का अधिकार सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, उन्होंने इसको तोड़ा, लोगों ने सपोर्ट किया बहुत, और उसके बाद ये लॉ भंग भी हुआ। अब इंडिया में प्रेजेंट का ही बात कर लो, लिक्कर से यानी शराब से बहुत ही फ़ायदा होता है गवर्नमेंट को, लेकिन ये शराब का जो नैतिक वैल्यू है इसकी वजह से समाज में बहुत लोग मरते भी हैं, इसका लॉस भी होता है, इसलिए इसका विरोध भी होता है। और विरोध करने के लिए हमारे गवर्नमेंट में यानी डेमोक्रेसी में एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है जिसको अपोजिशन या अपोजिशन पार्टी के नाम से जाना जाता है। और ये रहा इस चैप्टर का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव्स का। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नंबर 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू, नंबर 3 डॉक्टर BR अम्बेडकर, नंबर 4 सॉवरेन, एंड नंबर 5 डेमोक्रेसी। ट्रू फॉल्स का। ट्रू फॉल्स में आप सुनिए ध्यान से, 1 और 4 का ट्रू है, बाकी सब फॉल्स। टिक द करेक्ट ऑप्शन का। नंबर 1 B, नंबर 2 A, नंबर 3 A, एंड नंबर 4 B। एंड ये रहा ज्योग्राफी के चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1 A, नंबर 2 C, नंबर 3 C, नंबर 4 B, नंबर 5 D। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 लोकलाइज्ड, नंबर 2 यूटिलिटी एंड वैल्यू, नंबर 3 अलूवियल, एंड नंबर 4 रिसाइक्लेबल। ट्रू फॉल्स। नंबर 1 ट्रू, नंबर 2 ट्रू, एंड नंबर 3 फॉल्स, नंबर 4 फॉल्स, नंबर 5 ट्रू, एंड नंबर 6 ट्रू। और यहाँ मैच द फॉलोइंग है। नंबर 1 D, नंबर 2 E, नंबर 3 B, नंबर 4 C, एंड नंबर 5 A। एंड ये रहा हिस्ट्री का। टिक द करेक्ट ऑप्शन 1 C, 2 B, 3 A, 4 C, 5 B, 6 C, 7 B। Fill in the blanks. 1 medieval, 2 1789, 3 18th, 4 industrial revolution, and 5 प्रिंटर प्रेस या प्रिंटिंग प्रेस। एंड ट्रू फॉल्स में सिर्फ आपका 3 और 5 फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन चैप्टर 1 सिविक्स के रिवीजन के साथ। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अब आगे चैप्टर बढ़ते जाएंगे, पीछे के आपको मीनिंग्स और ऑब्जेक्टिव्स याद होना चाहिए। एंड फेयर कॉपी तो अब आपको स्कूल में ही बनाना है, बस होमवर्क कॉपी में जो क्वेश्चंस मिलता है नए चैप्टर का, आप अगर जो बनता है बनाइए, नहीं बनता है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन बनाना है। एंड अभी ऑब्जेक्टिव जो हमने मिला है, यदि आपका ऑब्जेक्टिव्स उससे मैच नहीं करता है तो परेशान नहीं होना है, स्कूल खुलेगा आप डिस्कस कर लीजिएगा, बस नोट्स करके इन सब चीज़ों को रखिए। एंड अगले क्लास में मैं आपके हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर लेकर आऊँगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो आज के लिए बस इतना ही।